प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था v2 फाइंड करो, करा? क्या आया v2 का फॉर्मूला? 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू, ये आया? चेक कर लो, ये आना चाहिए। ये बेटा एक्सप्रेशंस हैं किसके? फाइनल वेलोसिटीज के, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं उनके एक्सप्रेशंस हैं। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। उन स्पेशल केसेस के बेसिस पे आप कई बार न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, कोई जरूरत नहीं होगी कैलकुलेशंस की। पहला केस है कि अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर होता, अगर m1 और m2 दोनों बराबर होंगे, मान लो बेटा दोनों m के बराबर हैं, देन v1 कितना हो जाएगा? m माइनस m 0। अब जब यहां ही 0 आ गया तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, तो मैं लिख लूंगा 0 प्लस 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m, फिर से 2m इंटू u2। तो बेटा ये 2m कैंसल, v1 क्या बन गया? v1 बन गया u2, और v2 क्या बनेगा? देखो ये आएगा 2m, ये आएगा 2m। ध्यान से इधर देखो बेटा, ठीक है, 2m कैंसल, और ये तो 0 बनेगा, तो v2 बन गया u1। अब इसको क्या याद रखना है? कोलिजन से पहले जो m1 की वेलोसिटी थी वो थी u1, और कोलिजन के बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 है। कोलिजन से पहले जो m2 की वेलोसिटी थी वो थी u2, और बाद में हो गई v2। लेकिन यहां क्या हुआ, जो v1 है वो u2 हो गई, और जो v2 है वो, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। एक बॉल यहां से आ रहा है मान लो 6 मीटर पर सेकंड से, आगे एक और बॉल जा रहा है 4 के साथ, दोनों का मास बराबर है, इसको हिट करेगा ये 4 से और वो 6 से चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। तो अगर दो बॉडीज का मास बराबर होगा और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। बेटा अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, टारगेट बॉडी है जिसको हिट किया, अगर वो टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, मतलब अगर u2 0 है तो v1 क्या बनेगा? m1 माइनस m2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। और बेटा m2 v2 क्या बनेगा? 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू बेटा इसमें भी हमारे पास कुछ सब केसेस होंगे। इस सेकंड वाले केस में टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, केस ए। अगर इस सिचुएशन में m1 और m2 दोनों बराबर हों तो v1 क्या बनेगा? 0 बनेगा। देखो डायरेक्ट पता चल जाएगा, m माइनस m 0 ही हो गया, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। और v2 क्या बनेगा? 2m 2m कैंसिल, v2 क्या बना? u1। v1 0 और v2, ये भी तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज है। टारगेट बॉडी है जिसका मास हमने लिया हुआ है m2, ये रेस्ट पे है। यहां से एक बॉडी आ रही है, मास इसका m1 है, और हमने क्या लिया सिचुएशन कि दोनों का मास बराबर। अगर ये u वेलोसिटी से आया या u1 से आया, इसको हिट किया, तो बेटा तब ये खुद रुक जाएगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से ये खुद आया दूसरे को वही वेलोसिटी दे देगा। v2 बिकम्स u1 अगेन। ये एक्सचेंज क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों का मास बराबर है। हमेशा नहीं होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज तभी होगा इलास्टिक कोलिजन में, व्हेन द टू बॉडीज हैव सेम मास। जब भी सेम मास होगा न्यूमेरिकल में और ये बोला है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर देना। स्पेशल केस करने का ये पर्पस है। इसी में मैं सेकंड सब केस ये लूंगा, इसमें इसके अंदर कि जो m1 है वो बहुत बड़ा है। ऐसे मान लीजिए ये कोई स्टील का बॉल है और यहां एक रबर बॉल है, ठीक है। से ये 5 kg है और ये 5 ग्राम है सपोज। इफ m1 is very large as compared to m2, अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है, दिस इज 5 किलोग्राम, दिस इज 5 ग्राम, तो हम फिर m2 को तो निग्लेक्ट ही कर देंगे ना इन कंपैरिजन विद m1। मतलब तब m1 माइनस m2 को क्या लिखोगे? m1 माइनस m2 को भी m1, m1 प्लस m2 को, इसको भी m1। मतलब जब m1 m2 से बहुत बड़ा होगा तो ये समझ लो कि आपने m2 को 0 पुट करना है। और अगर आप m2 को 0 पुट करोगे, v1 क्या बन जाएगा? v1 बनेगा, ये भी m1 ये भी m1 कैंसिल, v1 u1। और v2 2m1 डिवाइडेड बाय m1, m1 m1 कट जाएगा, सो 2u1 आएगा।
और अगर रिवर्स लूं में M1 बहुत छोटा है, तब हम M1 को निगलेक्ट कर देंगे, जो छोटा होगा उसको 0 एज्यूम कर लें अब। और जब हम M1 को निगलेक्ट करेंगे तो V1 क्या बनेगा? M1 को निगलेक्ट करना है, ध्यान रखना यहाँ साइन का मतलब M1 की जगह 0 माइनस M2, 0 प्लस M2 इंटू U1। फिर मैं डायग्राम से समझाता हूँ इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। ये V1 आ जाएगा आपके पास माइनस U1, और V2 क्या आएगा बोलो? जब आपने M1 को बहुत छोटा लिया तो आप एक किस्म से M1 को ही 0 बोल रहे हो, तो यहां तो न्यूमरेटर में M1 है तो वो 0 ही रहा। विल अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने बोला M1 बहुत छोटा है, मान लो ये 5 ग्राम का एक बॉल और ये 10 किलोग्राम का एक बॉल पड़ा है और ये रेस्ट पे है। हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, सेकंड वाली। U2 0 लिया हुआ हमने, और यहां से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है या लाइटर सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। छोटा वर्ड जो है वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो छोटा है वो हैवी भी हो सकता है। सो व्हाट वी से बेटर इज लाइटर ऑब्जेक्ट आ रहा है, रबर बॉल आ रहा है, ये एक शॉर्ट पुट स्टील का बॉल पड़ा हुआ है, इसकी कुछ वेलोसिटी है U1, मास है M1, ये मास M2 है और इसकी वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये रेस्ट पे है। तो जब ये उसको हिट करेगा तो क्या होगा? ये इसको हिट करेगा तो ये वापस आ जाएगा। U1 कैसे 0? उसको कुछ नहीं होगा। आप ऐसे मान लो ये दीवार है, बॉल उसके ऊपर फेंका, कोलिजन हो गया, दीवार का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ बॉल, सो व्हाट विल हैपन टू द बॉल? इट विल कम बैक, राइट, बट द बॉल विल रिमेन देयर ओनली। सो दैट इज V2 तो 0 ही रहा, पहले भी 0 था, बाद में भी 0। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट जब किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ विद द सेम स्पीड। U1 से आया था, U1 से वापस चला गया, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होना चाहिए, तो वेलोसिटी इज अपोजिट, नेगेटिव, बट स्पीड इज सेम। ये सब तभी वैलिड है अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी इक्वेशंस, ये जो दो डेरिवेशंस हमने करी, ये इलास्टिक कोलिजन की दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे, दो ही इक्वेशन थी, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। सो दैट इज वाई ये सब वैलिड तभी है अगर कोलिजन इलास्टिक है तो, ठीक है। एक मैं ये परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा, परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ाता हूं, आपको पता चलेगा कि उसमें क्या नहीं होता है, हाउ दैट इज डिफरेंट। ये कर दो अब। क्या होता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक? हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो जब इन इलास्टिक बोला
तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो तो है ही है, लेकिन जब परफेक्टली इनइलास्टिक बोला, देन देयर इज समथिंग स्पेशल. What is special? The two bodies stick together after the collision. Perfectly inelastic collision. The bodies will stick together after the collision. एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है सपोज u. I'll make the situation bit simpler. दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है वो रेस्ट पे है. ठीक है, ये इसको इस तरह से कोलाइड करती है कि कोलिजन के बाद they move with common velocity, they stick together. जब हम ये बोलते हैं that the two bodies stick together after the collision, बेटा इसका मतलब हुआ कि जो दोनों बॉडीज होंगी, the two bodies move with a common velocity. constant नहीं, constant तो है ही है, common velocity मतलब same velocity. They will move together. So when they move together, उनकी velocity same होगी. मतलब v1 और v2 यहाँ v के बराबर है. जो अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया v1 v2, here both are equal to v. तो कैसे कैलकुलेट करना है v को? मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, we write m1 into u plus m2 into 0. दोनों बॉडी जब कंबाइन हो गई तो कंबाइंड बॉडी का मास कितना है? m1 plus m2, and they move together, so they have a common velocity. It means m1u plus 0 is equal to m1 plus m2 into v. So what is v? m1 divided by m1 plus m2 into u. इसको इक्वेशन 1 बोल के मैं बोलूंगा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कॉमन वेलोसिटी. इसी में अगर मैं बोलूं, बताओ मुझे व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में K1 लिख लेता हूं, 1/2 m1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि दूसरी बॉडी रेस्ट में है. अब जो रेस्ट पे होगी उसका अगर मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो 0 ही है. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है?
1/2 m1 इंटू इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद कितनी हो गई वेलोसिटी, इसको बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये मिटा दो ना, what is the final kinetic energy? Let me say this is K2. It is 1/2 m1 plus m2 into v square, because after collision they move with a common velocity and that is v. ये v का एक्सप्रेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां से। So K2 will be equal to 1/2 m1 plus m2 into v square, मतलब किसका स्क्वायर, m1 upon m1 plus m2 into u and then the square. It means K2 equal to 1/2 m1 plus m2 into m1 square u square divided by m1 plus m2 होल स्क्वायर। मैंने यहां से कैंसिल कर दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये तो स्क्वायर भी है, ठीक है, एक ही कैंसिल होगा, एक बचेगा। सो K2 कितना बना आपके पास, 1/2 m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस K2 को बोल दो इक्वेशन 3, K1 की आ गई इक्वेशन 2 और 1 इक्वेशन कौन सी थी, क्या ये दोनों बराबर हैं, K1 K2 बराबर है, नहीं है बराबर। यहाँ तो m1 u स्क्वायर है, यहाँ m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि ये इन इलास्टिक है। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है वो आप फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 एंड लेट मी नो कि आपने क्या लाया है। ये भी नोट कर लो, इसको देख भी लो एक बार, डिवाइड करो।
K1 और K2 की रेशो क्या आ गई आपके पास? K1 प्लस K2 आ गया M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1। अब यहां इसको देख के पता चल रहा है सामने, ऐसा आया या नहीं आया? न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है? तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है, न्यूमरेटर में है M1 प्लस M2 और डिनोमिनेटर में खाली M1 है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रेशो है ये 1 से ज्यादा है, और अगर ये रेशो 1 से ज्यादा है तो अगर डायरेक्टली मैं आपको ये बोलूं, बताओ K1 बड़ा है या K2? तो जब आपके पास बेटा रेशो बड़ी है, K1 K2 1 से बड़ा है, तो मतलब K1 K2 से बड़ा है ना? और अगर K1 K2 से बड़ा है, देयरफॉर देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि पहले ज्यादा थी काइनेटिक एनर्जी और बाद में कम हो गई। कितनी कम हो गई वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, बट उनकी रेशो हमने कैलकुलेट करके ये आइडिया लगा दिया कि पहले ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गई। ओए, बातें नहीं करो। अब अगर आपको पता करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मींस अगर आपको पता करना है डेल्टा के, ना लॉस मींस K1 माइनस K2। जैसे पहले 10 थी बाद में 8 हो गई, तो लॉस कितना हुआ? 2 का लॉस हुआ। 10 से 8 होना मतलब लॉस इज 2। तो K1 है आपके पास, देखो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, यहां देखना हम इसको यूज करेंगे। K1 बाई K2 किसके बराबर है? M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1। इसके देख के बताओ व्हाट इज K2? M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू K1। व्हाट इज K2? M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू K2। तो इस K1 की जगह में ये K1 रहने दूंगा, इस K2 की जगह क्या लिखूंगा? माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू K1। सो इट इज इक्वल टू K1 इंटू 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए डेल्टा K फाइंड कर ले तो फिर। देयरफॉर डेल्टा K आ जाएगा K1 इंटू M1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस, तो ये M1 गया, इसका मतलब डेल्टा K मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला बन गया? चेंज इन काइनेटिक, एक तो आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 M1 U स्क्वायर इंटू M2 डिवाइडेड बाय, इसी में अगर आपको पता करना है, अभी मत नोट करो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है? फ्रैक्शन चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, कितना बनेगा? M2 अपॉन M1 प्लस M2। व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? डेल्टा K बाय K1, इट इज M2 मतलब सेकेंड बॉडी का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा K बाय K1 इंटू 100%, तो वो आपके पास बनेगा M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू 100%। ठीक है, ये कैलकुलेशन है।
अब नोट करो जो करना है, जो छूट गया कोई बात नहीं। समझ आ रहा है तो वो भी नोट हो ही जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर तो नोट करने का भी फायदा नहीं है। ठीक है, आपके पास है ना ऑप्शन, यू कैन व्यू द क्लास लेटर, रिवीजन कर सकते हैं। बोलो शमीम, कुछ पूछना है तो। सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठे, ये क्या हो रहा है? कर दो ना। एक बेटा इस पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं। आल्दो कोलिजन लास्ट टॉपिक है इसका, वर्क एनर्जी पावर का, बट हम इसको एटलीस्ट 3-4 दिन अभी बढ़ने वाले हैं। इस हफ्ते में अभी हम कोलिजन ही डिस्कस करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 4 kg और ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सामने से एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट्स मास इज 2 kg और ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, उनके मास गिवन है और उनकी वेलोसिटीज गिवन है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोलिजन के बाद दोनों जुड़ जाते हैं, इफ दे स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन देन फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी, एक। और दूसरा, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करे वो यहां वैलिड नहीं है, क्योंकि उनमें तो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही थी, यहां तो नहीं है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रख के करना। आप फॉर्मूला चाहे वही यूज करो, बट डायरेक्शन का ध्यान रख के करना। करे इसमें तेल कैसे लगे मेरे सिर में? उसको लगाया तो मुझे कैसे लगा? क्या किया तूने भाई, मंत्र बेरा भाई? देखो बेटा, कॉमन वेलोसिटी तो सीधे फॉर्मूले से निकलेगी, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की। यहां देखो, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 4 × 3 + 2 × -1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है -1। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? दोनों का मास ऐड कर दो एंड मान लो उनकी कॉमन वेलोसिटी v है, तो ये आ गया 12 - 2 = 6v। v कितना आया? 10/6। v आपके पास आ गया बेटा जी 5/3 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी? इट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले वाला फॉर्मूला इसलिए भी वैलिड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट उस एक्सप्रेशन में हमने इस बॉडी को रेस्ट पे लिया था, वहां u2 0 था, यहाँ 0 नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, और फिर उनका डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 12 पक्का देखते हैं वेलोसिटी आ गई टेल मी व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी याद रखना ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 1/2 4 into 3 स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी भी तो मोशन में है 1/2 हाँ क्या 1 into 1 स्क्वायर यही तो फर्क था सो इट इज इक्वल टू 1/2 into ये कितना हुआ अच्छा इसको सीधा कर दो 2 into 9 कितना हो गया 18 प्लस that is equal to 19 joule what is final kinetic energy k2 1/2 m1 plus m2 4 plus 2 into v square v कितना आया था 5/3 का स्क्वायर जल्दी में हल्दी हो जाती है हमेशा याद रखना सो इट इज 6/2 कितना हो गया 3 into 25/9 कैसे आया 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 तो ये आ गया बेटा जी 25/3 जूल पहले कितनी थी कौन काइनेटिक एनर्जी 19 अभी कितनी आ गई 25/3 तो व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 19 minus 25/3 12 तो नहीं आएगा 10 के आसपास आएगा कैसे 19 3s are 57 minus 25 divided by 3 57 minus 25 कितना हुआ 32/3 हाँ तुमने क्या किया था तो 32/3 अप्रोक्सीमेटली 10 आ गया 32/3 ही रहने दो इतने जोल ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है सो यू हैव टू कीप योर आईज ओपन व्हेन यू सी द क्वेश्चन ये बाहर वाली आंखें नहीं ये वाली आंखें ऐसे हो जाएगा पुत्र तू किसी दिन तेरी नॉर्मल आवाज भी ऐसी होगी फिर पता चलेगा तू जेस्चर बोलता है ना जो